नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत में काफी सारी दिव्य वनस्पतियां कचरे की तरह उगती हैं, लेकिन फिर भी लोग दुर्लभ वनस्पतियों के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है तथा दिव्य औषधीय गुण रखती है। यह चिड़चिटे का पौधा, जिसको अपमार्ग, औंघा तथा आंधी झाड़ा नाम से भी जाना जाता है, इसकी आपको विशेष जानकारी प्राप्त होने वाली है। यह अपमार्ग का पौधा विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि पथरी, मूत्र संबंधी विकार, कफ के रोग, चर्म रोग, पागलपन, पेट के रोग, महिलाओं के रोग, पुरुषों के रोग, दांतों के सभी प्रकार के रोग, दांतों का कीड़ा, साइनस, बहरापन, जोड़ों का दर्द, मोटापा, खून की कमी, कीड़े मकोड़ों का काट लेना, हैजा, पेचिस जैसी अनगिनत बीमारियों में यह प्रयोग किया जाता है। तो इस पौधे की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। यह पौधा भारतवर्ष में संपूर्ण स्थान पर पाया जाता है। यह वर्षा काल में उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु तक आप इसको देख सकते हैं। इस पौधे की सबसे अच्छी पहचान इस पर लगने वाले फल होते हैं और यही इसके बीज भी होते हैं और इसी पर फूल बनते हैं। यह कांटेनुमा होते हैं और तनों से उल्टी दिशा में चिपके होते हैं और यदि इनके पास से गुजरा जाए तो यह कपड़ों से चिपक जाते हैं, इसलिए इसका एक नाम उल्टा कांटा भी रखा गया है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं और इस पौधे की ऊंचाई लगभग 2 से 3 फीट तक की हो जाती है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई ज्यादा भी हो सकती है। इसका तना जो है चौकोर होता है और तने पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। इस अपमार्ग के पौधे की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक हरा और एक लाल। लाल अपमार्ग का पौधा इस तरह का होता है जिसके पत्तों पर लाल रंग की आभा होती है और इसका तना लाल रंग का होता है, जो हरे पौधे से हूबहू मिलता है, सिर्फ रंग का ही फर्क होता है। और देखा जाए तो दोनों के औषधीय गुणधर्म भी एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर देखा जाता है। इस अपमार्ग के पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जिससे आपको इस पौधे को पहचानने में सुविधा होगी। संस्कृत में इसको अपमार्ग, शिखरी, मरकटी, हिंदी में चिड़चिटा, औंघा, आंधी झाड़ा, चिचड़ा, लटजीरा, उर्दू में चिड़चिटा, कन्नड़ में उतरणी, गुजराती में अधेड़ो, बंगाली में अपांग, पंजाबी में कुत्तरी और नेपाली में दतिवन आदि नाम से जाना पहचाना जाता है तथा इसका वानस्पतिक नाम है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस पौधे को क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, और यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। आयुर्वेदिक के मत अनुसार अपमार्ग रस में कड़वा, उष्णवीर्य, चरपरा, सारक, कफघन तथा अर्शकांडु उदर रोग, आम और रक्त विकार नाशक होते हैं। यह गिराही और वंती करने वाला होता है। लाल रंग का अपमार्ग भी शीतल, चरपरा, कफनाशक, वाण, कांडू और विपाक को हरने वाला होता है। अपमार्ग के पौधे की दातुन करने से दांतों के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। तो चलिए अब इस अपमार्ग के पौधे के हम विशेष औषधीय गुण जानेंगे, जिससे आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। तो जानकारी को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको अपमार्ग के पौधे के द्वारा चर्म रोगों को दूर करने के उपाय बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि इसके पत्तों को चटनी की तरह पीसकर फोड़े, फुंसियां और चर्म रोगों पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। सफेद दाग को दूर करने के लिए अपमार्ग की भस्म यानी कि अपमार्ग की राख इस संपूर्ण पौधे को मिट्टी के बर्तन में डालकर आग के बीचों बीच रखकर इसकी भस्म बना ले और इस भस्म को अनेक प्रकार से प्रयोग करके विभिन्न रोगों को दूर किया जा सकता है, जो हम आपको अभी और भी बताने वाले हैं। तो सफेद दागों को दूर करने के लिए इस अपमार्ग की भस्म के अंदर माल कंगानी का तेल मिलाकर या फिर सरसों का तेल मिलाकर सफेद दागों पर लगाया जाए तो सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। यदि कुत्ता काट लेता है तो उसके जहर को खत्म करने के लिए इस अपमार्ग के चूर्ण को यानी कि इस संपूर्ण पौधे को पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप कर देने से कुत्ते का जहर का असर खत्म हो जाता है। यह प्रयोग 2-3 बार करना चाहिए। शरीर पर मस्से हो जाने पर अपमार्ग की छाल के अंदर हड़ताल को पानी में मिलाकर मस्सों पर लगाने से मस्से जल जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को करते समय बहुत ही जलन होती है, इसलिए जो व्यक्ति इसको सहन न कर सके उस व्यक्ति पर यह प्रयोग न करे।
यह अपमार्ग पुराने घावों को भी ठीक करता है। जो घाव बहुत ही पुराने हैं, भर नहीं रहे हैं, तरह तरह की दवाई खाने के बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आप इस चिरचिटे का प्रयोग कर सकते हैं। चिरचिटे की जड़ को अच्छे से साफ कर लें और इस जड़ को तिल्ली के तेल में पकाकर तेल को सिद्ध कर लें और इस तेल को फिर घावों पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और दर्द में भी आराम मिलता है। और सबसे आसान प्रयोग यह है कि इस चिरचिटे के रस में यानी कि इसके पत्तों का रस निकाल कर उस रस को घावों पर लगाते हैं तो घाव पकता नहीं है और जल्दी भरने लगता है और ये पुराने घावों पर भी विशेष लाभकारी है। नए पुराने घावों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रभावशाली प्रयोग है। अपमार के बीज और घी दोनों को बराबर मात्रा में लेकर 4 गुना शहद में मिलाकर खूब अच्छी तरह आग पर पकाएं। फिर उसको नीचे ठंडा करके रख लें और फिर इसको घावों पर लगाने से यानी कि घावों पर लेप कर देने से घाव तुरंत ठीक होने लगते हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। अपमार्ग का काढ़ा बनाकर घाव धोने से भी घाव जल्दी ठीक होने लगते हैं। अब घावों के साथ साथ यह दांत खाज खुजली में भी लाभकारी है। आजकल दांत खाज खुजली की समस्या बहुत ही देखने में आती है, तो इसके लिए इसके संपूर्ण भाग का काढ़ा बनाकर नहाने के आधे घंटे पहले पूरे शरीर पर मालिश करके उसके बाद नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो इस चिरचिटे के बीजों की खीर बनाकर खाई जाती है। यह आपकी पाचन शक्ति को संतुलित कर देता है, जिससे भूख नियमित लगती है। लगभग 5 से 10 ग्राम बीजों को दूध में पकाकर रोज खाने से कुछ ही दिनों में आपका वजन बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। लेकिन यह प्रयोग आपको अधिक दिनों तक नहीं करना चाहिए। अपमार्ग कफ के रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ करता है और ये जमे हुए कफ को पिघला कर निकाल देता है। जिन लोगों के छाती में, श्वास नली में, सिर में कफ जम गया है तो इसका क्षारीय गुण उस कफ को धीरे धीरे पिघला कर निकाल देता है। तो इसके लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं कि अपमार्ग के क्षार में शहद मिलाकर सुबह शाम चटाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं, या फिर आप इसका काढ़ा बनाकर भी सुबह शाम सेवन करा सकते हैं। इसकी मात्रा अपने बलाबल अनुसार निर्धारित करें तो 2-4-5 दिन के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अपमार्ग की जड़ को काली मिर्च के साथ अच्छे से घोंटकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी के साथ सेवन कराने से सभी प्रकार की पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। खांसी रोग दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अपमार्ग की भस्म के अंदर अदरक का रस और शहद मिलाकर सुबह शाम चटाने से पुरानी खांसी, कोकर खांसी, रुक रुक कर आने वाली खांसी, कफ वाली खांसी, सूखी खांसी, सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। जिन लोगों की छाती में कफ जम गया है और खांसी चलती है तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है कि इसके पत्तों को सुखाकर चिलम में भरकर या फिर हुक्का में भरकर सेवन करने से यानी कि इसका धुआं लेने से खांसी और जमा हुआ कफ निकल जाता है। जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वह इसके पत्तों का रस निकालकर शहद मिलाकर पीते हैं तो उनके पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जिन महिलाओं को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है वह इसकी जड़ का सेवन कर सकती हैं। इसकी जड़ को दूध के साथ घिसकर ऋतु स्नान के बाद स्त्री को पिलाने से गर्भ धारण हो जाता है। मासिक धर्म के विकारों को दूर करने के लिए चिरचिटा एक चमत्कारी औषधि का काम करता है। इसके संपूर्ण भाग यानी कि इसके पंचांग में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म संबंधी सभी विकार ठीक होते हैं। चिरचिटे की जड़ के रस को रुई में भिगोकर योनि मार्ग में रखने से भी मासिक धर्म की रुकावट खत्म हो जाती है। लुकोरिया दूर करने के लिए इस अपमार्ग के पंचांग के रस में मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी मासिक धर्म की समस्याएं और लुकोरिया ठीक हो जाती तथा अत्यधिक रक्त शुरुआत में भी यह लाभकारी है। इस अपमार्ग के पत्तों के रस को नहाते समय सिर पर लगाने से भी मासिक धर्म संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या में अपमार्ग के सूखे हुए बीजों को बारीक पीसकर नाक से देने से यानी कि सूंघने से आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है और नाक के अंदर जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। जो व्यक्ति कम सुनते हैं या फिर बहरेपन की समस्या है तो इसकी जड़ को तेल में सिद्ध करके उस तेल को 2-2 बूंद कान में डालने से बहरेपन की समस्या ठीक होती है। जिन लोगों को अत्यधिक भूख लगती है और भूख सहन नहीं होती, बार बार खाना खाते हैं, जिसको भस्मक रोग कहा जाता है, उसमें ये चिरचिटा सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके बीजों का चूर्ण खाने से अधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू काट लेने पर यह चिरचिटा एक चमत्कारी औषधि का काम करता है। यदि सांप आदि ने काट लिया है तो प्राथमिक रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ को घिसकर काटे हुए स्थान पर लेप कर दें तथा इसके पत्तों का रस निकालकर हर 2-2 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहें।
लेकिन यह प्रयोग आप प्राथमिक रूप से कर सकते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। यदि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे कि ततैया, बिच्छू आदि ने काट लिया है तो फिर आप इसका घर पर ही इलाज कर सकते हैं। इसके पत्तों को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगा दें तो उससे जहर उतरने लगता है तथा इसकी जड़ को मुंह में रखकर चूसना चाहिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए भी यह चिरचिटा बहुत ही लाभकारी है। लाल रंग का चिरचिटा उसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पीने से भूख खुलकर लगती है। चिरचिटा मूत्र संबंधी विकारों में भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है, जैसे कि मूत्र त्याग करते समय जलन का होना, रुक रुक कर पेशाब का आना तथा पथरी में भी यह बहुत लाभकारी है। इसकी पंचांग का चूर्ण या इसका काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। तो देखा आपने इस चिरचिटा के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इसका रस, इसकी जड़, इसके बीज और इसका छाल तथा इसकी भस्म, इन सभी का अलग अलग तरीके से उपयोग करके आप अनगिनत बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यदि आप भी इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यह चिरचिटा का पौधा आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आप इसके बीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वह भी आपको अमेज़न की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इस पौधे की जानकारी पहुंच सके। हमें भारत की वनस्पतियों की रक्षा एवं उनका रोपण करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में सभी लोग वनस्पतियों का उपयोग कर सके। तो चलते हैं, आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।